गुड इवनिंग स्मार्टीज, वेलकम बैक इन दिस सीरीज 100 दिन 100 टेस्ट की श्रृंखला में आज हम तीसरा टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर कुछ बच्चों की सहमति असहमति थी, मैं उसको भी आज फाइनल क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, वी डायरेक्टली कम टू आवर क्वेश्चन, कीप वॉचिंग। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बारे में निम्न में से किसने कहा, क्या कहा है? बट ही वॉज अ प्रीस्ट टू अ साल, वो हम सब के लिए एक प्रीस्ट थे। कौन? प्रीस्ट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ वर्ल्ड। अर्नल्ड ने कहा, हैजलिट ने कहा, AC स्विनबर्न ने कहा, डी क्विंसी ने कहा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले भी हो सकता है ये बात मैंने बताई हो। और एक पोएम था द यूथ ऑफ नेचर, द यूथ ऑफ नेचर नाम की पोएम है। और ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है मैथ्यू आर्नल्ड ने। तो ऑब्वियसली उसी पोएम में जिक्र आता है, तो यहाँ पर आर्नल्ड लिखा है। योर आंसर इज मैथ्यू आर्नल्ड, गॉट इट। यूथ ऑफ नेचर नाम की पोएम में ये जिक्र है इस बात का, और उन्होंने वर्ड्सवर्थ की तारीफ ही में लिखा है। वैसे भी वर्ड्सवर्थ के वो काफ़ी फैन थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम। और हैजलिट, AC स्विनबर्न की रचना आप जानते हैं अटलांटा इन कैलेडन, जो एक क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है। डी क्विंसी का आप जानते ही हैं, डी क्विंसी का आप जानते हैं द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर्स, ये आपने पढ़ा, ये कल ही पढ़ा है। लगातार तीनों से कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये आप जानते ही हैं, इंग्लिश ओपियम ईटर, ये आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, द इंग्लिश मेल कोच, और भी जो चीज़ें हैं। और इन्होंने लिटरेचर को दो भागों में डिवाइड किया था, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ एंटरटेनमेंट, तो ये आप जानते हैं। तो डी क्विंसी के बारे में हो गया, ये हमारा आंसर हो गया अर्नल्ड। नेक्स्ट, हु हैव बीन रिफर्ड टू एज द स्कूल ऑफ वाइनिंग एंड हाइपोकॉन्ड्रियकल पोइट्स दैट हॉन्ट द लेक। तो हाइपोकॉन्ड्रियकल का मतलब होता है वेलिट्यूडिनेरियन, जो अपने आप को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको हाइपोकॉन्ड्रिया रहता है, मतलब वो उनको लगता है कि वो हमेशा बीमार रहते हैं, और उसी को वेलिट्यूडिनेरियन बोलते हैं। तो लेक पोइट्स हैं, मूवमेंट पोइट्स हैं, पाइलन पोइट्स हैं, और लिवरपूल पोइट्स हैं। तो पाइलन पोइट्स आर आल्सो नोन एज स्प्रिंग पोइट्स, जो आपको पता है, वो लेफ्ट विंग ओरिएंटेड पोइट थे। मूवमेंट पोइट्स के बारे में पहले ही जानते हैं, 1954 में शब्द कॉइन किया था जडी स्कॉट ने, फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, ये सब उसमें आते हैं। हाँ, टॉम गन वगैरह थे। लेक पोइट्स, ये शब्द अगर आप देखें, लेक पोइट्स के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ लेक है, तो यू कैन जस्ट गेस। और इसको फ्रांसिस जेफरी ने ये बात कही है। किसने कहा है ये? फ्रांसिस। हालांकि उन्होंने नेगेटिव सेंस में इस बात को कहा था। फ्रांसिस जेफरी का नाम जानते हैं। लेक पोइट्स या लेकर्स शब्द कॉइन किया था वो इनके लिए, लेक पोइट्स या लेकर्स, ठीक है। उसमें रॉबर्ट सदीक, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ये सब आते हैं। हालांकि कई किताबों में ये भी मिलता है। देखो, किताबें अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कई किताबों में और भी नाम, उसमें चार्ल्स लैम्ब भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो सर्वमान्य, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको वही सदीक, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का ही ध्यान रखना है, बाकी और किसी का नहीं रखना है। आगे की बात करें हम, वी विल मूव अहेड। अ मेलंकली क्रॉप, अ मेलंकली क्रॉप एक फ्रेज है, ये आता कहाँ पर है? ये आता है थॉर्न पोएम में। थॉर्न किसकी है? थॉर्न एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। किसकी है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए आप रॉबर्ट ब्राउनिंग टेनिसन को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वर्ड्सवर्थ का है। यहाँ पर क्या है? अलूजन है। अलूजन का मतलब रेफरेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस जो होता है। व्हेन यू अलूड, सिमिली होता है, मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। क्रॉप कैसे है? क्रॉप फसल, मेलंकली दुखी। तो दुखी कौन हो सकता है? इंसान। और यहाँ पर क्रॉप को दुखी बना दिया गया है, तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। अलूजन एंड मेटाफर, यू नो दिस वेरी वेल, सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अ फायर वॉज किंडल्ड इन हर ब्रेस्ट। क्या बात है? ये मार्था नाम की लड़की है। हर ब्रेस्ट मतलब जो मार्था नाम की लेडी है, उसी पोएम में आप समझ रहे हैं, मार्था इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, हाइपरबली। वैसे इसमें दो ये सवाल चैलेंजेबल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगे तो आप। अब अ फायर वॉज किंडल्ड इन हर ब्रेस्ट, तो एक प्रकार का यहाँ फायर जो है मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है,
और इसलिए यहाँ पर मेटाफर कहेंगे। हालांकि हाइपरबली के भी मतलब उसमें चांसेस बनते हैं, लेकिन आप बेसिकली जाएंगे मेटाफर पे। पर्सोनिफिकेशन है नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा में क्या होता है, देखो राइम रायल होता है, स्पेंसरियन स्टैंजा होता है और टोवारीमा होता है। इसको स्पेंसर ने शुरू किया था, इसलिए एडमंड स्पेंसर। उसे अलेक्जेंड्रियन लाइन कहा जाता है, क्लाइमेटिक लाइन या सिजुरा या क्विंटेट इज द 4 लाइन। तो यहाँ स्पेंसर एवी बीसी लास्ट में सी, तो ये एक बढ़ जाता है, इसको मतलब ये अलेक्जेंड्रियन होता है, तो यहाँ पर ये इसको अलेक्जेंड्रियन कहते हैं। हेक्सामीटर रहता है, वो आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं रहता है, इसलिए आप द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा इज अलेक्जेंड्रियन, कॉल्ड अलेक्जेंड्रियन। गॉट इट? वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन और अप्रैल व्हेन दे ऊ, क्या बात है, पुरुष बड़ा चालाक आदमी होता है, और मेन और अप्रैल व्हेन दे ऊ, तो ये एक्ट 4 सीन 1 में ये बात आती है। तो मेन और अप्रैल व्हेन दे ऊ, बट डिसम्बर व्हेन दे वेड, and the sky mates are mates when they are mates, but the sky changes when they are wives। ये आगे की लाइन है कि मैन और अप्रैल, मैन बड़े एकदम अप्रैल की तरह सुहावने होते हैं जब उनको प्रपोज करना होता है, when they woo, और and December when they wed, शादी करने के बाद एक दिसंबर जैसा क्रूएल हो जाते हैं। mates are made when they are made, but the sky changes when they are wives। तो ये रॉसलिंड कहती है, और रॉसलिंड कैरेक्टर कहाँ पर आती है, एज यू लाइक इट में। कौन कहती है? रॉसलिंड, जिसको आप रोसालिंड या रोजलिंड जो भी पढ़ते हो, रॉसलिंड कहती है, ठीक है। लव स्लेवर्स लॉस्ट, हाँ लव स्लेवर लॉस्ट, अगर आप सही मतलब में इसको देखो तो इसका हिंदी में जो रांगे राघव ने किया है उसका मतलब लिखा है निष्फल प्रेम, ठीक है कि नहीं, निष्फल प्रेम, लव स्लेवर्स लॉस्ट, ठीक है। नहीं तो सोचो क्या है, लव्स का परिश्रम खो गया, तो निष्फल प्रेम जो है आप उसको कह सकते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग, ये आपके एग्जाम में एल्टी ग्रेड में इसकी हिंदी आई थी, तो सरल भाषा में कहते हैं बात का बतंगड़, बात का बतंगड़। ये आता है इस तरीके के, अगर एल्टी ग्रेड में है तो उसमें अनुवाद भी आता है, ट्रांसलेशन आता है। फिलहाल मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ प्रसंग बस, एज यू लाइक इट, जैसी आपकी मर्जी हो, आप पढ़ो ना पढ़ो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें कर भी क्या सकता हूँ। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, समय एकदम बेमेल हो गया, अपने समय मतलब बहुत बुरा चल रहा है। ओ कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट, जब भूत आता है और भूत उसको बताता है कि योर फादर डिड नॉट डाई, रादर ही वाज मर्डर्ड, द रियल स्नेक एक्चुअली दैट बिट योर फादर इज एक्चुअली सिटिंग ऑन द थ्रोन। जब वो जो भूत आता है, गोस्ट आता है, बताता है, और किसको बताता है, अब ये तो क्लियर हो गया किसको बताता है। एक्ट 1 सीन 5 में ये हैमलेट की सली लकी है। हैमलेट मूवी मैंने ग्रुप में एक दिन भेजा था, आपने देखा होगा, हालांकि नहीं देखा हो तो देख लीजिए, दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और उसमें अलग अलग कई फिल्में हैं। तो मुझे लगता है कि एक किसी यूनिवर्सिटी ने प्ले किया था, वो नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक है पूरी लाइन। तो ये क्या है, हैमलेट ने ऐसा कहा है, आपको जानते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर के हैं, उनका सीक्वेंस कभी कभी पूछता है, क्रोनोलॉजी, तो उनका सीक्वेंस ये हुक्म याद कर लीजिएगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो ठीक है, दैट आई वॉज एवर बॉर्न टू सेट इट राइट, इट इज सेट बाय हैमलेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्मेट वाज वीनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिश्ड। वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोइम है, ये 1593 में आता है, 1194 लाइन है इसमें, और अगर आप बात करें 106 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, तो अगर आप करें तो 1194 लाइन्स आप पाते हैं इसमें पोएम में, और एक इसमें लिखा गया है सेस्टारिमा में 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है। एपिलियन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एपिलियन का मतलब होता है मिनी नैरेटिव पोएम या शॉर्ट एपिक होता है, एपिलियन पोएम है, हीरो एंड लिएंडर जैसा जो मार्लो का है, एपिलियन है किस श्रेणी में आता है, जैसे सोहराब एंड रुस्तम वाली भी एपिलियन कहा जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गया, और वो पहली बार जो पब्लिश हुआ था, ये नैरेटिव पोएम है, दिस इज़ अ नैरेटिव पोएम। नैरेटिव कहानी पूरी आपको पता है, नैरेटिव पोएम है। और नैरेटिव पोएम में बात करें आप, तो ये पहले हुआ था इन अ क्वार्टो पैम्पलेट के रूप में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और रेप ऑफ द लुक्रीस इसके बाद 1594 में आता है। और वीनस एंड एडोनिस का फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो इनका फर्स्ट सक्सेसफुल वेंचर था शेक्सपियर का, तो आप ये कह सकते हैं। बाकी कहने को तो आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
आई रेड वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन थरली, अपने प्रोफेशन से, पेशे से नफरत कौन करता था? तो आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्जवर्दी, शेक्सपियर। तो गाल्जवर्दी के पिताजी चाहते थे वो बैरिस्टर बने, हालांकि उन्होंने डिग्री भी लिया लेकिन उनको पसंद नहीं था, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। रादर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज भाभी, जो उनकी कज़न की वाइफ थी, उससे प्रभावित थे, काफ़ी इंस्पायर्ड थे और बाद में उन्होंने शादी भी कर लिया। तो गाल्जवर्दी ने लिटरेचर को प्रीफर किया। ठीक है, आगे की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय गाल्जवर्दी वॉज नॉट पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन। तो जॉन सिन जॉन के नाम से मतलब उन्होंने एक पेन नेम इस्तेमाल किया था, जॉन सिन जॉन, जिसका मतलब होता है जॉन सन ऑफ जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन। इसलिए ये सब इसलिए जानना चाहिए क्योंकि छोटी चीजें हैं, पता होना चाहिए। जैसे रब्बी वैन एजरा में व्हाट इज वैन, तो ऐसा एक आध बार नेट में भी आ गया है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो छोटी चीज़ें हैं। प्रोस्पीके में प्रोस्पीके का मतलब क्या होता है, इस तरीके के भी सवाल आए हैं और वो सवाल आपका सिलेक्शन भी करा दिए हैं, तो ऐसे होते रहते हैं। तो छोटी चीज़ों को यू डोंट हैव टू इग्नोर माइनर थिंग्स। तो जॉन तो मैन ऑफ डेवन की बात करें तो ये 1900 में आता है, और बिला रुवेन की बात करें ये 1901 में आता है, और फ्रॉम द फोर विंड्स की बात करें तो ये 1897 में आता है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है ये, अगर आप बात करें फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो है उनकी, और ये आता है आइलैंड फेरिसीज 1904 में आता है। तो आप ये जो है आइलैंड फेरिसीज जो है उनके नाम से पब्लिश हुआ था, पब्लिश अंडर हिज ओन नेम, बाकी सब जॉन पेन नेम से पब्लिश हुई थी। तो आपको ये जानना है गाल्जवर्दी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि गाल्जवर्दी आपके सिलेबस में है, हालांकि विद व्हाट लॉजिक आई डोंट नो, है तो है। हु सेड डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट द ओनली एंड ऑफ पोइट्री। पोइट्री या पोइजी का अगर आनंद देना जो होता है, पोइट्री चीफ फंक्शन इज जस्ट टू डिलाइट अस नॉट टू इंस्ट्रक्ट। तो ये बात किसने कहा है? और नॉट ओनली एंड ऑफ पोइट, ड्राइडन ने कहा है, कीट्स ने कहा है, शेली ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने, हालांकि ऐसे कई बातों ने कहा है, लेकिन आप यहाँ पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा ड्राइडन। जो डिलाइट जो होता है चीफ एंड ऑफ पोइट्री है, पोइट्री का मूल उद्देश्य है आपको प्रेरित करना, आपको अपलिफ्ट करना। कैसे? अपलिफ्ट योर इमोशन जस्ट टू फील सम हैप्पीनेस। An overall term for a class of novels written by Gabriel Garcia Marquez, Gunter Grass and John Fowles। तो नॉन फिक्शन नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, नूवो रोमान एक फ्रेंच नॉवल की एक विधा है। मैजिक रियलिज्म, इसमें मैजिक रियलिज्म में जिसमें मिथिकल और ड्रीम लाइक एलिमेंट्स को रियलिटी से मिक्स कर दिया जाता है। बेहतरीन उदाहरण में आप गैब्रियल थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स जो हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का जो है, ये सॉरी मैंने उनका बता दिया, या 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड। और ये मैजिक रियलिज्म की बात करें, सलमान रुश्दी का नाम, अगर इस शब्द को कॉइन किया था फ्रेंच रो ने, ये पहले आप ये शब्द याद कर लो। और मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रुश्दी का नॉवेल है, मिडनाइट चिल्ड्रन इसका एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है। ठीक है, और बाकी गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जो कोलंबियन राइटर हैं, उनका भी मतलब जो रियलिटी को ड्रीम लाइक एलिमेंट्स और मिथ्स को मिला करके, जैसे आप मिडनाइट चिल्ड्रन में भी है, और साथ ही साथ अगर इनका सैटानिक वर्सेस देखेंगे तो उसमें भी मिलता है। सैटानिक वर्सेस 1889 में, उस समय भारत में, हिंदुस्तान में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने उस नोबेल पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया ताकि दंगा फसाद ना हो, क्योंकि ईरान का जो एक धर्मगुरु था अयातुल्लाह खुमैनी ने उस पर सलमान रुश्दी पे फतवा जारी कर दिया था सरकलम करने। तो अलग अलग चीज़ें, मैजिक रियलिज्म आप जानते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करें तो आगे की हम बात करते हैं, और उसके बाद की बात करें क्यों स्लो रोमान। अच्छा, आजकल ये रोमान पे, अच्छा रोमान, ये इसको रोमन मत पढ़िएगा ना, जैसे आपने कहा यहाँ सर, यहाँ आपने क्या पढ़ दिया, हाँ रोमान पढ़ दिया, और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना।
वो दरअसल क्या था कि वो 1000 स्प्लेंडिड सन वो खालिद हुसैनी का नॉवेल था। यहाँ पर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को आप 100 ईयर सॉलिट्यूड ये है, ठीक है, 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड जो है ये उदाहरण है। और ये कोलंबियन राइटर है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है, 1982 में मिला है आई थिंक। ये लेट मी चेक आउट इफ़ आई कुड, यस 1982 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। ग्रेट, ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। और भी कई रचनाएं हैं इनकी, तो उतना जानना नहीं, नेट वाले देखेंगे, हम नेट पे आएंगे अलग बात है। तो इनको गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज को 1982 में नोबेल प्राइज मिला था, ये आप ध्यान देना, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप रोमान शब्द देख रहे हैं, ये जो इसको रोमन नहीं पढ़ेंगे, रोमान पढ़ेंगे, तो क्यूंसल रोमान जैसे होता है, क्या मतलब होता है, अ फॉर्म ऑफ जर्मन प्ले है, अ फॉर्म ऑफ प्ले हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन ट्रेडिशन। इससे कोई एन आर्टिस्ट नॉवल, उसे आर्टिस्ट नॉवल कहेंगे, चाहे आर्टिस्ट नॉवल की श्रेणी में होता है, जिसमें द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, अगर आपको याद हो, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। अगर आपको ये नॉवेल याद हो जेम्स जॉयस की, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 96 ये जेम्स जॉयस का है। वैसे फिर जिसमें एक पूरे उस कैरेक्टर का जो रहता है, जैसे आप प्रिलूड को भी एक, इसको प्रिलूड कहोगे सर वो तो काव्य में है, कोई बात नहीं। प्रिलूड का सब टाइटल क्या है, प्रिलूड का जब जो वर्ड्सवर्थ की प्रिलूड उसका सब टाइटल क्या है, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। तो ग्रोथ ऑफ एक आर्टिस्ट है, पोइट क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, तो इसको भी आप क्यूंसल रोमान में ही रखेंगे, डेविड कॉपरफील्ड को भी उसी में रखेंगे, ठीक है। ऐसे फिर बहुत सारे नॉवेल्स आ जाएंगे। तो ये मैं एक तरीका कि एक आर्टिस्ट नॉवेल जो होता है, जैसे बिल्डिंग्स रोमान नॉवेल, क्यूंसल रोमान नॉवेल, उसी विधा अर्जाई हंस रोमान नॉवेल, नॉवेल ऑफ एजुकेशन, और बिल्डिंग्स रोमान नॉवेल ऑफ ग्रोथ। तो डेविड कॉपरफील्ड, मतलब बहुत माइन्यूट अंतर है दोनों में, लेकिन ये क्यूंसल रोमान जिसका मतलब होता है रोमान पढ़ा जाता है, रोमान मतलब नॉवेल, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे की बात करें, एफ एल ल्यूकस कॉल्स द हाफ ह्यून मैथ्यू अर्नोल्ड लेफ्ट लाइंग इन द क्वेरी। अब ये क्या है हाफ ह्यून, ये किसने किसके लिए कहा है, अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है, किसको कहा है, सॉरी एफ एल ल्यूकस ने किसको कहा है, अल्फ्रेड टेनिसन को कहा है, या आर्थर ह्यू क्लब को कहा है, या रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा है, या क्रिस्टीना रोसेटी को कहा है। दिस इज आल्सो प्रीटी गुड क्वेश्चन, और ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, और आई थिंक कि आपको पता होगा। तो द हाफ ह्यून का मतलब अगर कहा जाए, हाफ ह्यून माने आधा कटा हुआ, हाफ कट। मैथ्यू अर्नोल्ड को आधा काट दिया जाए। लाइंग, लेफ्ट लाइंग इन द क्वेरी, एक प्लेस पर, क्वेरी मतलब आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर प्लेस जहां पर स्टोन्स वगैरह, मतलब कब्रिस्तान टाइप का मान लो। अल्फ्रेड टेनिसन, आर्थर ह्यू क्लब, रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो इनका संबंध अर्नल्ड से, अर्नल्ड का संबंध आर्थर ह्यू क्लब से था। हाफ ह्यून है, हाफ मतलब इन्होंने आर्थर ह्यू क्लब पे लिखा भी था, क्या लिखा था आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, तो एक मतलब क्या लिखा है, पेस्टोरल एलिजी लिखी है ना। तो एफ एल ल्यूकस जो थे ना, एफ एल ल्यूकस की एक और रचना है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल 1940, ठीक है, उसमें उन्होंने रोमांटिसिज्म के डेफिनेशन दिए हैं। हालांकि एरिस्टोटल के व्यूज से जो कैथारसिस का थियरी दिया था उसका काफ़ी खंडन, पूरी तरीके से खंडन किया था, आपको इतना जानना है। आर्थर ह्यू क्लब इज द राइट आंसर, ठीक है। विच वर्क ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म मेंस आउटलुक, कौन सी रचना ने विक्टोरियन एज में लोगों के नज़रिए को बदल दिया, तो बेहतर जानते हो। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द विक्टोरियन कंप्रोमाइज, कोई, हालांकि ये आप जी के चेस्टरटन ने लिखा था, किंग आर्थर इन हिज राउंड टेबल, वैनिटी फेयर आप जानते हैं, ये सब के विलियम मेकपीस थैकरे का है, और हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और यहाँ पर जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करें, ये इसमें ये बताया गया जीवन में उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम ये बड़ा मतलब सेमिनल बुक माना जाता है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हमें ईश्वर ने बनाया नहीं, क्योंकि बाइबल में या और जगह लिखा है कि ईश्वर ने हमें बनाया, तो ये कहता है ईश्वर ने हमें बनाया नहीं,
इनकी लाइन है जो उसमें लिखते हैं अपनी किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, इट वॉज बाई चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। तो डार्विन, मार्क्स और फ्रायड, दीज आर द फिलोसोफर, दीज आर द सेमिनल राइटर्स दैट मूव्ड द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अगर चिंपैंजी से हम इंसान कैसे बने और कुछ चिंपैंजी ही क्यों रह गए और लोग इंसान क्यों बन गए, कभी मैं उस पर आऊँगा। हालांकि अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ना चाहें तो दैट्स अ प्रीटी गुड बुक, और मैं इतना प्रभावित हूँ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ताकि कल कोई ऐसी बात कहे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो उसके लिए प्रमाण होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि नहीं। मैं तो प्रमाण पे बात करता हूँ, और इन्होंने कहा है, मतलब इसमें इस बात का जिक्र आया है, इट वॉज बाई चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। तो जीवन की उत्पत्ति क्या हुई? समुद्री मरीन लाइफ से हुआ। पहले मैटर ही मैटर था, फिर मैटर मिल गया, कई मैटर मिले तो जल उत्पत्ति हुई, जल से जल ने मैटर को कीचड़ बनाया, फिर कीचड़ मड हुआ, मड में क्या हुआ, एक अमीबा टाइप का आया, फिर वहाँ से वो इवॉल्व होते हैं, और इवॉल्व होते होते आज हम बन गए सेपियंस। तो इवॉल्व नोआ हरारी की किताब भी आप पढ़ेंगे बाद में, तो यू विल फाइंड समथिंग। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारा चर्चा कर चुका हूँ। When the writers concocts a superficial surface story to cover a profound one underneath, it is called allusion, parable of the Cape के बारे में पहले ही बताया गया। Allegory का मतलब होता है two parallel stories run together, one is told in the ruse of another. Milton defines allegory as where more is meant than meets the ear. कानों को जितना सुनाई दे उससे ज़्यादा अर्थ निकले तो वहाँ एलिग्री होती है। पॉलिटिकल एलिग्री में एब्सलम एंड एकिडोफेल आपने पढ़ा ही है। अगर और भी एलिग्री की बात करें तो एनिमल फॉर्म नॉवेल आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिग्री के। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को आप हाउ कैन यू फॉरगेट, तो ये एलिग्री है, और रूपक कथा जिसको आप कह सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, सैमसन एगनिस्ट वाज अ ड्रामा। सैमसन एगनिस्ट जो है मिल्टन का एक ड्रामा है, और आपको पता है वाज अ ड्रामा। In fact, it was a lyrical drama. Better to say it is a closet drama. Closet drama was written not to be performed, rather it was written to be read out. तो क्लॉसिक ड्रामा की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी का, किस मैनर का है? ग्रीक स्टाइल का है, रोमन, लैटिन, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। आगे की अगर हम बात करें, पेंडिमोनियम लिटरली मीन्स, पेंडिमोनियम का क्या मतलब होता है लिटरली? ये पेंडिमोनियम का मतलब होता है कंफ्यूजन। पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पैरेट्स को भी पेंडिमोनियम कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पैरेट्स। तो ये आपका वकैब भी इंप्रूव हो गया। तोते जो होते हैं, पैरेट्स के समूह को भी पेंडिमोनियम कहते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है। हेल है, ऑल द डीमंस है, एंटीथेसिस ऑफ हेवन है। हेवन का जस्ट अपोजिट, बात तो सही है, लेकिन हेवन का अपोजिट हेल होगा, ना कि एंटीथेसिस हेल होगा, ना कि पेंडिमोनियम। अब पेन जहां भी लगा रहता है उसका मतलब होता है सब, ऑल, और डीमन का क्या हो जाएगा? राक्षस। ऑल द डीमंस इज द राइट आंसर। ठीक है, लिटरल मीनिंग की श्रेणी में आगे। और डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ। तो डिकेंस का एक नॉवेल आया था, आपको पता है? नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। हार्ड टाइम्स आया था और 1854 में आया था। 1854 में आया था, और ये जो है डिकेंस का शॉर्टेस्ट नॉवेल है, ये भी जान लो। शॉर्टेस्ट नॉवेल बाय डिकेंस, ये आपको जानना है। सबसे छोटा नॉवेल है डिकेंस का। इसमें एक कैरेक्टर है टॉमस ग्रेटग्राइंड, जो कहता है फैक्ट्स अलोन आर वांटेड इन लाइफ, टीच दीज बॉयज नथिंग बट फैक्ट्स। ये पहली लाइन नॉवेल की है। तो ये जो जर्मी बेंथम का कॉन्सेप्ट था, जर्मी बेंथम का जो कॉन्सेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म, इसका उन्होंने उपयोगितावाद का खंडन किया। उपयोगितावाद क्या कहते हैं? किसी चीज की तभी तक वैल्यू जब तक कहां तक उसको आप हैप्पीनेस प्रदान कर पा रही है। और ये टॉमस ग्रेटग्राइंड नाम का एक टीचर रहता है जो इतना प्रभावित था कि, मतलब इसमें एक क्रिटिसिज्म है, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ खुद क्या कहते हैं खराब कर लिया। आप ये कह सकते हो कि मतलब अपने बच्चों की लाइफ खुद बर्बाद कर दी है। बाद में वो महसूस भी करता है, पूरी समराइज करके मैंने दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉल डॉम्बी, फिलिप पिरिप या हराल्ड स्किम्पोल ये नहीं है, आप ये कह सकते हैं टॉमस ग्रेटग्राइंड का है। एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर पब्लिश होती है 1886 में। और व्हाट इज माइकल हेंचर्स प्रोफेशन? ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप यू कैन नॉट इग्नोर द इजी क्वेश्चन एज वेल। आप सरल क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। द लाइफ एंड
डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सवाल अगर आप कभी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, माइकल हेंचर्ड जो अपनी बीवी और बच्चों को बेच देता है मार्केट में, उसे आप मैन ऑफ कैरेक्टर कैसे कह सकते हैं? प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव कर लेंगे, और मुझे पक्का पता है कि मैंने ये बात जरूर बताई होगी कि क्या कहेंगे कि वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेट रसर है, ठीक है, फार्मर नहीं है, सेफर्ड नहीं है, बलेडियर नहीं है। इन व्हाट पब्लिकेशन वाज द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नोवेल है और आपको जरूर पढ़ना चाहिए ये नोवेल। ये नोवेल अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स रोमान की श्रेणी में आ जाएगा। ओरिजिनली सीरियलाइज्ड इन सिंपल विजडम, ऑल द ईयर राउंड, होम एंड अवे, द इंग्लिश ऑल्मनेक। तो ऑल द ईयर राउंड नाम का जो ये पीरियडिकल था जिससे डिकेंस एसोसिएटेड भी थे, तो इसी में ये पब्लिश हुआ था। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, अगर यहाँ पर देखिए आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, कई बार पूछता है कौन सा इमेज इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर टेक्टाइल इमेज आप देख सकते हैं। आई ब्लीड, in which poem of Shelley does the line lament cloud ode to the west wind और to a skylark? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक टेक्टाइल इमेज है, ode to the west wind, if winter comes can spring be far behind। ये मतलब ये सारी जो पोएम है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लाउड, लैमेंट तो आपने पढ़ी है, क्लाउड भी पढ़ी है, टू ए स्काईलार्क भी पढ़ी है, टू द स्काईलार्क नहीं, टू अ स्काईलार्क। To the Skylark वर्ड्सवर्थ का है। Keats says in his ode on a Grecian urn that unheard melodies are sweet. Unheard melodies are sweeter. मतलब heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter because he has tasted them before. They cannot be shared or they are oblivious to all. They strike the chords of the spirit. वैसे इसमें क्वेश्चनेबल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगे तो इस पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Who called Pope the splendid high priest of our excellent and indispensable 18th century? तो अगर हम बात करें तो ये किसने कहा? Who called Pope? पोप को किसने कहा? Splendid high priest of our excellent and indispensable। तो स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री में अगर आपने पढ़ा होगा स्टडी ऑफ पोइट्री, अब आप समझ गए होंगे स्टडी ऑफ पोइट्री किसने लिखी है। द स्टडी ऑफ पोइट्री में ये बात कही है, किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि कई और जगह जो होते हैं अलग चीज़ें भी मिल जाती है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड। गॉट इट। आगे की बात करें, द रैम्बलर क्या बात है, एंड द आइडलर। तो रैम्बलर क्या है? रैम्बलर एंड आइडलर ये पीरियडिकल है, आपको पता है। और रैम्बलर और आइडलर, ये रैम्बलर जो है 1750 से लेके 52 तक चला था और ये ट्यूसडे और सैटरडेज को पब्लिश होता था। ट्यूसडेज एंड सैटरडेज याद कर लेना, सैटरडेज को, और इनकी टोटल संख्या जो आई थी वो 208 थी। ठीक है, और आइडलर जो है वो 1758 से लेकर 60 के बीच चला था और इनकी संख्या केवल 108 थी, और ये दोनों के दोनों जो थे वो डॉक्टर जॉनसन ने किया था। एडिसन और स्टील का नाम स्पेक्टेटर से ले सकते हैं। स्टील के लिए आप टैटलर, द टैटलर की बात करेंगे। टैटलर, ठीक है, जो 1709 से 11 तक चला था। ठीक है, वो सारी चीजें ये पीरियडिकल। रैम्बलर का मतलब होता है वन हु वॉक्स, वन हु कीप्स मूविंग, और तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है? कैजोल का क्या मतलब होता है? कैजोल का मतलब आपके दिमाग में एक हीरोइन आ गई होगी, काजोल, ये जानते हो, काफ़ी मल्टीफेरियस एक्टर है काजोल। हाँ, आप इनकी एक्टिंग पसंद कर सकते हो अगर आप चाहो तो कैजोल का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट इसका मतलब होता है, क्या होता है? टू स्कॉर्न, टू कोक्स, टू स्कोल्ड, टू रिडिक्यूल। तो यहाँ पर टू कोक्स है। टू कोक्स का मतलब क्या होता है? टू वीडल। क्या होता है? वीडल इनटू, वीडल, कोक्स ना, इनवीगल, परसुएड, ये सारी चीजें आ सकती है। किसी को कोई काम करने के लिए मनाना या फुसलाना या बहलाना। ठीक है, कार्प का मतलब क्या होता है? कार्प, ये गलत लिखा है, कार्प मैंस नहीं होगा, कार्प मीन्स होगा, तो हम इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कार्प मीन्स करेंगे, कार्प मैंस नहीं करेंगे ना। हाँ, नहीं तो फिर मैन तो कुछ और हो जाएगा। अब सोचो कि क्या हो जाएगा, तो भाई वो तो देखना पड़ेगा आपको भी।
ना। तो हम देखते हैं कार्प मीन्स, ठीक है। कार्प का क्या मतलब होता है? टू ट्विस्ट अ मीनिंग अनफेयरली, किसी मीनिंग को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली, बिना बात के केवल बाल की खाल निकालना। हेयर स्प्लिटिंग करना, आप जानते हैं हेयर स्प्लिटर्स जो स्कूल मैन ऑफ मेडिवल एज के रहे वो हेयर स्प्लिटर थे। टू शार्पन, तेज करना। टू टाई फास्ट, तो आपका आंसर क्या हो गया? टू फाइंड फॉल्ट। गॉट इट? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते रहिए। हम उसका भी चर्चा करेंगे, मुझे बता दीजिएगा जो डेनोमा वाला लेके आप लोगों को डाउट है, आज मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब क्या होगा? अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? वंस अदर सेल्फ, पक्का यार जो होता है, दोस्त होता है, लंगोटिया यार जो होता है उसको वंस अदर सेल्फ, टू हैव वंस ओन ईगो, टू शो वंस ओन ईगो, अपना ईगो दिखाना। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब होता है टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपने बारे में ही बात करना, बहुत कंडिसेंडिंग एटीट्यूड रखना कि तुम ही सही हो बाकी सब गलत है। तो दो चीजें, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ईगोइस्ट होता है, एक होता है ईगोटिस्ट होता है। हालांकि दोनों में ही ईगो आता है, दोनों में ही आई है, जो सही नहीं है, लेकिन ये वाला ज्यादा खतरनाक है। ईगोइस्ट का मतलब होता है ईगोसेंट्रिक। क्या होता है? ईगोसेंट्रिक। और ईगोसेंट्रिक को सरल भाषा में आप कहते हैं सेल्फिश, स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे। और ईगोटिस्ट जो होता है, ईगोटिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वो अपने बारे में, ही प्रेजेज हिमसेल्फ, ही कीप्स प्रेजिंग हिमसेल्फ, अपनी तारीफ ही खुद ही करता रहता है। हाँ, दूसरे नहीं करेंगे तो खुद तो करेगा ना बंदा, तो कोई दिक्कत नहीं है, करो और खूब भरो। साइनिड आई, साइनिड आई का मतलब क्या होता है? एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, जैसे आप देते हैं द कोर्ट इट अर्जेंट साइनिड आई। साइनिड आई का मतलब होता है जैसे द स्कूल इज क्लोज्ड साइनिड आई, मतलब अनंत काल के लिए बिना कोई डेट फिक्स किए। तो कोर्ट क्या है? साइनिड आई, टू फिक्स अ डेट, डेट सुनिश्चित करना। विदाउट अ डेट बीइंग फिक्स्ड, बिना तारीख निश्चित किए हुए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो फ्रेजेज हैं आपको अक्सर मिल जाएंगे। तो डेडली, कंफर्टेबल पोजीशन, ये सब है नहीं। साइनिड आई का मतलब होता है विदाउट अ डेट बीइंग फिक्स्ड, अनिश्चितकालीन। जैसे ए लीगल टर्म, द कोर्ट इज अर्जेंट साइनिड आई, अदालत बर्खास्त की जाती है अनिश्चित काल तक के लिए। Who among the following fought in the Greek War of Independence? ग्रीक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन लड़ा था? पीवी शेली, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। कहने का मतलब एक प्री रोमांटिक, बाकी तीन रोमांटिक है। और रोमांटिक स्पिरिट जो था कहीं ना कहीं था, और ये बंदा उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। अब कल के सवाल में, कल के क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में कई लोगों ने अपने रेज देयर प्रॉब्लम्स, तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ विद प्रूफ। प्रूफ मैं एमएच अब्रम से लूंगा, जिसको मैं पढ़ाता हूँ। तो हालांकि वो सवाल विवादों में है, बाद में जब आप लोगों ने कहा तो मैं उसको बता दूं, क्योंकि मैं एमएच अब्रम्स को फॉलो करता हूं। मेरा मानना है कि वो एक ऑथेंटिक किताब है, और 2017 में मैंने उसको बाइबल ऑफ लिटरेचर कह दी, तो अब लोग उसी को बाइबल ऑफ लिटरेचर कहने लगे हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और ये सवाल था डेनुमा, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया था, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको डेनुमा करना है। डेनुमा, डेनुमा द फ्रेंच टर्म विच मीन्स अननॉटिंग, जिसका मतलब होता है अननॉटिंग, और दैट रिजॉल्व्स एंड सेटल्स एवरीथिंग एट द एंड ऑफ अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक और ऑल। अब यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों ने सवाल उठाया कि सर आपने ट्रेजेडी बता दिया, आपको कॉमेडी बताना चाहिए। लेकिन आपने जहां पर मैंने ट्रेजेडी बताया होगा, मैंने वहां पर उसी वीडियो में एक शब्द लिखा होगा कैटेस्ट्रॉफी, तो मैंने ये लिखा था, ये बताया उसमें कैटेस्ट्रॉफी इज प्रेफरेबल डेनुमा, लेकिन कैटेस्ट्रॉफी केवल ट्रेजेडी के लिए लगता है। अब मैंने ट्रेजेडी के लिए डेनुमा बता दिया, तो आप डाउट में आ गए। तो दरअसल इस हिसाब से, इस लिहाज से तो इसका क्वेश्चन ऑल हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो, जैसे मैं किताब को आपको पेज बता दूं, एमएच अब्रम्स, मेरे पास एमएच अब्रम्स है, एक किताब आपके पास भी होनी चाहिए। पेज नंबर 296 में इसमें कहता है, until catastrophe or outcome which is decided by the death of the hero as well as of Claudius the queen Laertes. Catastrophe is usually applied only to tragedy. ये कैटेस्ट्रॉफी, उसमें मैंने लिखा है ब्रैकेट में कि कैटेस्ट्रॉफी इज प्रेफरेबल, तो ये केवल ट्रेजेडी के लिए लागू होता है। उसी के आगे लिखता है, उसी के आगे एमएच अब्रम्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
a more general term for precipitating final scene which is applied to both comedy and tragedy. मैंने बताया था which is applied to both comedy and tragedy, उसको डेनुमा कहते हैं। तो कॉमेडी एंड ट्रेजेडी दोनों के लिए एमएच अब्रम, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है डेनुमा। अब चूंकि दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है डेनुमा, आई रिपीट, उसके बाद एपिक में भी तो रिजोल्यूशन होता होगा ना, जो फाइनल रिजोल्यूशन होता है। डेनुमा के लिए दूसरा एक जनरल टर्म होगा रिजोल्यूशन। तो जो फाइनल रिजोल्यूशन होता होगा वो तो इसमें भी आता। तो वहां पर मैंने ट्रेजेडी बताया था, वो सही है, लेकिन कैटास्ट्रोफी इज यूज्ड ओनली फॉर ट्रेजेडी। डेनुमा कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेजेडी, कैन बी यूज्ड फॉर कॉमेडी एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग वेयर देयर इज अ सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर तो आल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत करना, इस आंसर को आप रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। इस आंसर को रेक्टिफाई करेंगे। अब ये बता दिया कि ट्रेजेडी के लिए कैटास्ट्रोफी केवल ट्रेजेडी के लिए लगता है, लिए डेनुमा इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिक में भी तो एक फाइनल होगा ना अंत में, जैसे रामायण क्या है, रामायण एक एपिक है। इलियड क्या है, ओडिसी क्या है, एपिक है। तो उसमें भी तो एक रिजोल्यूशन होता ना अंत में, तो एवरीथिंग इज गेट सेटल्ड। ट्राई का युद्ध होता है, फिर वो यूलिसीज वहां से लौट के आता है, उसके पहले एक्लीज मरता है, एक्लीज का दोस्त, उसके पहले पेट्रोक्लस मारा जाता है, तब एक्लीज उसमें तमाम चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब फिर उस लिहाज से जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया था, ये किसी पेपर से डायरेक्ट लिया गया है, तो वहां पर जो क्वेश्चन आप आल पे चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए यहां आल पे जाएंगे, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को रिकंसिडर किया इसलिए। बाकी आप हेल्प के लिए अपने पेज नंबर 296 एमएच अब्रम्स जो मेरे पास है, और मुझे लगता है कि लेटेस्ट एडिशन ही होगी, 11th एडिशन है मेरे पास, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू। और ये आपका क्वेश्चन जो है आज के लिए, और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। देखते रहिए, इस श्रृंखला की तीसरी सीरीज है, और ये सीरीज अगर आपको मिलती रहे तो उसमें थोड़ा सा मैं आपसे भी कुछ उम्मीद करूँगा, और उम्मीद क्या है आप जानते हैं। थैंक यू।